ओके, गुड मॉर्निंग प्लस वन। बेटा आज हम करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखो नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसके आइसो मतलब सेम, आइसो मीन सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें सेम हो, बट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज में कितना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर दो स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज charge is different, that species are known as a isoelectronic species। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर 7 है, पर अगर इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर अटोमिक नंबर जो है 8 है, 8 ऑक्सीजन के ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये भी हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आपके पास जो है वो 9 आपके फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। ठीक है, और नियोन आपके पास जो है वो नियोन लेंगे तो भी 10 है, हम है ना। सिमिलरली आप एटम में आ जाइए, नियोन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आपके पास जो आपकी जो आइडल गैसेस होती हैं बेटा वो न्यूट्रल होती हैं और उनका साइज जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है देन दैट ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, तो उनका उनका अलग बिहेवियर है। तो यहाँ पे हमने सोडियम का ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, बट पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है, दैट मीन्स क्या हुआ, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, इसका मतलब है 12 मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। सिमिलरली आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। सिमिलरली अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे 14, तो वो 4 पॉजिटिव होता है तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पर ये जो सिलिकॉन है ये आपका दूसरे उसका आ गया। ठीक है, मतलब है तो सेम का, ये मतलब ये इसको भी हम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसमें भी आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें जो है वो इन सभी एलिमेंट्स को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आप देखो इनमें सब में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब इनका देखो हम वेरिएशंस ऑफ साइज, वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है बेटा, वेरिएशन इन साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडिया इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, जैसे आयन्स हैं आपके पास, जैसे N3 नेगेटिव है, फिर आपके पास या यहाँ यहीं से करना हो तो यहाँ भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ लिखूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। N3 2 नेगेटिव है, ये 1 नेगेटिव है, फिर आपके पास जो है वो सोडियम Na पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। राइट, अब इसमें देखो आपके पास साइज जो है ना, अब न्यूक्लियर चार्ज दिखते हैं, इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है, तो जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इसका अटॉमिक नंबर है उतना इसका चार्ज होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर जो है 7 पॉजिटिव है। प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं हुआ ना, तो वो उतने रहते जितना अटॉमिक नंबर होता है। इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 8 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 9 है, इसका जो है वो 10 है, इसका जो है पॉजिटिव 10 है, इसका जो है पॉजिटिव 11 है, इसका जो है पॉजिटिव ये यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 10 हमने लिया ही नहीं है। मैग्नीशियम का 12 पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव है। ओके, अब इसमें देखो आपके पास चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है इधर को, है ना, मतलब इन 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 अगर स्पीड, जबकि दो इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है, इसका मतलब है जो नाइट्रोजन के 7 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, इसमें जो है वो 8 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन को करना है, इसमें जो है वो 8 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन को करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना क्या नाम लेते हैं उसको, जो साइज की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले यहाँ चलते हैं मैग्नीशियम में।
मैं पॉजिटिव में जो है वो जैसे मैग्नीशियम का साइज सपोज 5 पिकोमीटर है, ठीक है। अब इसमें जो है पॉजिटिव मतलब इसके पास 11 है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, मतलब आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ है। तो जब आप जो है वो अब इसका साइज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है ना। तो लेट इसमें जो है इसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में 10 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज बाय इंक्रीजिंग दैट पॉजिटिव चार्ज, है ना। 13 है तो 13 पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। Na के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, इसमें भी 10 है। तो इसको जो है न्यूक्लियर चार्ज 11 को 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसको 12 को 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, इसको 13 को 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो मतलब साइज होता क्या है, जितना ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर शेल, उतना ही साइज छोटा होगा। तो ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है साइज़ को, बट मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। बट यहाँ देखिए, अब इस साइड देखिए, आप इसके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर 9 है, और है ना। तो अब इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया है, मतलब इसको जो है वो आपके क्या नाम लेते हैं उसको, जो है वो नेगेटिव चार्ज को, जो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 को, जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ एज कम्पेयर टू सोडियम कम है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें जो है वो कम है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 ही है, तो इसमें जो है साइज क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, है ना। फ्लोरीन का साइज जो है वो 136 मतलब बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ 9 को जो है वो 9 को 10 इलेक्ट्रॉन, जो है 9 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, यहाँ 11 पॉजिटिव चार्ज को जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो इसका साइज हमेशा बड़ा होगा। अब इधर देखो, इधर जो है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज तो 8 ही है, न्यूक्लियर चार्ज आपके पास 8 पॉजिटिव है, बट इसको जो 10 इलेक्ट्रॉन को करना है, तो इसका साइज जो है वो और भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका साइज जो है वो 140, और इधर जो है वो इसका चार्ज और भी कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 10 है, तो इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है जैसे यहाँ पे, है ना, तो आपके पास साइज जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज करता है। यहाँ से आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में बहुत बार। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे O2 नेगेटिव है, फिर आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, सोडियम है, फिर फिर Cl नेगेटिव है, फिर Al3 पॉजिटिव है, प्लस नियोन है, फिर आपके पास S2 नेगेटिव है ना, फिर कैल्शियम S2 मतलब आपके पास सल्फर 2 नेगेटिव है, फिर आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, और आपका लास्ट जो है वो K है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 एटॉमिक नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ गया आपके पास 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए, तो ये भी 10 आ गया। यहाँ पे सोडियम का कुछ नहीं है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। फ्लोरीन भी 9 है, तो नहीं होगी। इसमें देखो 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो 18 हो जाएगा, ये भी नहीं आई। हो सकता है इनमें से आपस में मैच करता हो। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 हो गया। नियोन का 10 है, सल्फर का 16 है, 16 में 2 और जमा हो गए, तो 18 आ गया, है ना। फिर कैल्शियम जो है 2 पॉजिटिव है, तो कैल्शियम में से जो है वो 20 इसका एटॉमिक नंबर है, 20 में से 2 निकल गए, तो कितना बच गया 18, और ये है 19। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास जो है वो हुई जिनके 10 है, दैट इज योर O2 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये एक ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ, और दूसरा जो है Cl नेगेटिव, और उसके बाद जो है वो 18 किस और का है, S2 नेगेटिव, और इसके बाद जो है आपके पास जो है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं नियोन को भूल गई, तो नियोन भी आपके पास जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है इनके साथ है, मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेटा कॉम्पिटिशन्स में। जब भी आप करते हो तो एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को जरूर करा करो, तभी आपको कॉन्सेप्ट का पता लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड, हमारे पास अभी हमने एटॉमिक साइज की बात करी है, अब हम करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोन, पहले तो आपने ये समझना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहले एनर्जी बोलते थे बेटा, अब एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसमें जो है अर्लियर जो था एनर्जी रिक्वायर्ड बोलते थे, अब हम सिंपली ऐसे भी बोल देते हैं एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो उसको जो इसलिए एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कि मतलब पर आपको जो है ज़्यादातर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब कम आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी ही अब जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है, मैं यहाँ पे आपको जो है वो एक डायग्राम से समझाती हूँ ताकि आपको जो है ये क्लियर रहे, ठीक है। जैसे बेटा हमें पता है कि यहाँ पे सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस सेंटर में, इसके सराउंडिंग आपके पास क्या है? एक फर्स्ट शेल है, फिर आपके पास जो है वो सेकंड शेल है, फिर आपके पास जो है वो थर्ड शेल है, इसी तरह से आपके पास फोर्थ शेल है। मैं ये न्यूक्लियस का पूरी स्फेरिकल है, बट इसको जो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसका जो है छोटा सा पोर्शन जो है बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब आपके पास जो है आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है? अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी एलिमेंट्स में सपोज आपके पास दो ही शेल है तो उसका सेकंड आउटरमोस्ट शेल होगा। अगर उसमें 3 शेल तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसका थर्ड आउटरमोस्ट शेल होगा। अगर 4 तक जाता है तो 4 आउटरमोस्ट शेल होगा, और अगर 5 तक जाता है तो 5, 6 होगा तो 6 तक। तो यहाँ पे मैंने शेल बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 शेल बनाए हैं। इसका मतलब है अगर इस न्यूक्लियस की बात करेंगे और इसमें 5th तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो कैसा होगा? 5th वन जो है उसका आउटरमोस्ट शेल होगा, ठीक है। तो हम जो है जैसे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं बेटा, है ना, तो केमिकल रिएक्शंस में जब भी केमिकल रिएक्शंस जो है कंबाइन करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कॉम्बिनेशन होता है। किस लेवल पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा हमने पीछे पढ़ा भी है, दे मे फॉर्म योर मेटेलिक बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, दे मे फॉर्म योर आयनिक बॉन्ड, दे मे फॉर्म द योर वन डर वाल फोर्सेज। तो क्या है आपके पास बेटा चक्कर कि आपको सबसे पहले आयोनाइजेशन थेरेपी जो है समझनी है। मतलब हमने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल हुआ वो 3 हुआ, है ना। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब सोडियम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि दैट एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट एज वेल एज इन एटॉमिक फॉर्म। मतलब सोडियम तो एटॉमिक फॉर्म में ही है, पर सपोज क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसको भी पहले एटम में कन्वर्ट करना है, फिर उसको जो है गैसेस तो है ही है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, मतलब एनी एलिमेंट्स इज मोस्ट वीकेस्ट इन इट्स गैसियस स्टेट, ऑलवेज रिमेंबर इट। मतलब गैसियस स्टेट में वो सबसे ज़्यादा वीक है, सॉलिड स्टेट में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो पहले हमें दिखता नहीं है, पहले वो गैस में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपस में कंबाइन करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट में भी इन गैसियस फॉर्म, में भी लिक्विड फॉर्म, में भी योर सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसको रिमूव करने के लिए जो हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड होती है, ये जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हमें बोलना पड़ेगा कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट और रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो कौन है मोस्ट लूजली बॉन्डेड? अब हम फर्स्ट शेल से थोड़ी निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, है ना। इससे तो हम निकाल नहीं सकते, हम किससे निकाल सकते हैं? विच इज क्वाइट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सोडियम में थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आप बोलोगे हम 5th से निकालेंगे, क्योंकि उसकी तो पहुंच 3rd तक की है, उसका साइज उतना ही है ना। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है फ्रॉम द वैलेंस शेल, और एटम जो है वो आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंबाइंड फॉर्म में हम नहीं कर सकते, इस चीज को आपने समझना है, राइट। तो क्या क्या डेफिनेशन होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और नॉक आउट द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट तो इलेक्ट्रॉन आप थर्ड से फिफ्थ में पहुंचा दो, तो ग्राउंड स्टेट में ही आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है। और आयोनाइजेशन थेरेपी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं बेटा, और इट इज अ मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, सेम आ जाएगा। और इसकी यूनिट जो है वो किलो जॉल्स पर मोल में जनरली होती है, किलो जॉल्स पर मोल जनरली होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको जो है मिल सकती है, और किलो कैलोरी पर मोल भी मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको इसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, बट इससे रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, पर जब भी आप कन्वर्जन देखो बेटा, वो कहीं ना कहीं तुम्हें जो है वो हेल्प करता है, तो कन्वर्जन को जरूर रखना याद। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है इट इज इक्वल टू, पर मोल तो अलग होता है तो अब तुम्हें पता ही है ना, 96.49 किलो जॉल्स पर मोल, ये पर मोल को कर दिया हमने सीधा, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट जो है वो इतना किलो जॉल्स पर मोल होता है, ठीक है। और अगर कैलोरीज में करने हैं तो 23, सो इसका याद रखना है सोडियम का एटॉमिक नंबर, और वो जो है वो किलो कैलोरी पर मोल, इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये इसकी जो यूनिट आ गई। अब बेटा ये आयोनाइजेशन थेरेपी को जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपके पास जो है वो सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने ऊपर भी बात करी है ना। तो इसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन स्मॉल में यहाँ पे लिख सकते हो आप 2s2 2p6 3s1, तो इसके आउटरमोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो ये आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसमें उसका शेल पूरा कंप्लीट हो, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको जो है वो आप आयोनाइजेशन थेरेपी को जो है E1 EI ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, डेल्टा आई ये हो गई आपके पास, और H लगा दीजिए आप यहाँ पे, है ना, या E1 E2 E3 भी कई जगह लिखा जाता है। तो ये आपके पास जो है आयोनाइजेशन थेरेपी फॉर सोडियम हो गई हमारे पास, ये रिक्वायर्ड होती है हमेशा, मतलब कि देखो कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, स्टेबल जो है वो सोडियम है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि उसको सोडियम टू सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि उसको जो है वो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ स्टेबल में से अगर हमने उसको अनस्टेबल करना है, आयन हमेशा अनस्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूट्रल एटम, तो ये आपके पास जो है आयोनाइजेशन थेरेपी हो गई, और ये इस तरह से सोडियम आयन बन गया। सिमिलरली अगर आप और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नियोन की तरह होगी, NH2 2p6, ये जो है वो इसकी क्वाइट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट है बेटा, दैट इज अनदर एग्जांपल कर लेते हैं हम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखना, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और ये आ गया 3s2, तो ये 12 होगी। तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सो दैट इट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए जो है इन होल हम लिख देते हैं आयोनाइजेशन थेरेपी फॉर मैग्नीशियम, वो कितनी होगी, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से जो एंथैल्पी होगी वो इसकी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो इसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन थेरेपी। अब देखो जैसे यहाँ तो आपके पास सोडियम के केस में तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, इन केस ऑफ मैग्नीशियम यू हैव टू रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए या एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं, एट ए टाइम रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। पहले हमें उसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर उसमें से जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जो है वो आपके पास टोटल एनर्जी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मेटल ले लिया मैंने, मेटल सॉलिड है, इसमें से गैसियस स्टेट में होगा, ये मेटल आपका किसमें होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी गैसियस साइन है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर यहाँ पे क्योंकि समझाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैग्नीशियम से आपके पास क्या हुआ, पहले इसने जो है वो मैग्नीशियम क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम क्या जो है वो इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन जनरल हम बात कर रहे हैं तो n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हम बोलेंगे, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, डेल्टा H1, मतलब डेल्टा IH1, ठीक है, या E1 भी लिखा होता है बहुत जगह। अब ये जो आपके पास है आयन, अब इसमें से अभी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर सपोज जो है वो नहीं पूरी नोबल गैस नहीं एक्वायर करती है तो एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है ये। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने और जो है रिमूव करना है, तो वो जो है आपके पास क्या आ जाएगा, Mn, एक n इलेक्ट्रॉन और निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2n पॉजिटिव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2n पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से चार्ज आपके पास आता जाता है। तो यहाँ पे जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एलिमेंट्स इन इट्स गैसियस स्टेट्स, टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद एक, टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम इन इट्स गैसियस स्टेट, वो बोलना ही बोलना है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको हम, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या होती है, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब ये आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये वाला आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि जब हम सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन, ऐसे भी बोल सकते हो, या सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको जो है अगर फर्स्ट स्टेप में जितने इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे फर्स्ट, तो इसको IE1 भी बोल देते हैं, IE2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जितने ही आपके पास इस तरह से जो है वो जो देखो, अब क्या होगा कि जैसे आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम या ज़्यादा होगी, पर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी फील हो रही है इलेक्ट्रॉन की, किसकी, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर सपोज किसी की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी है तो थर्ड इज उससे भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो है वो टू वाइवेलेंट से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और इलेक्ट्रॉन जबकि कितने हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे आपके पास है बेटा फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग और गवर्निंग एक ही बात है, अफेक्टिंग और गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया बेटा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम क्या करते हैं कि आपके पास, अब देखो ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियस है, इधर आपके पास फर्स्ट शेल है, ये आपके पास सेकंड शेल है, ये आपके पास थर्ड शेल है, ये आपके पास फोर्थ है, ये आपके पास फिफ्थ है। अगर सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ शेल में है, यहाँ से रिमूव करना है, बाकी आपके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आपने कहाँ से रिमूव करना है, फिफ्थ से रिमूव करना है। कहाँ से करना है, फिफ्थ से, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आप देखिए इसके ये न्यूक्लियस है आपकी, तो यहाँ से न्यूक्लियस को इतने दूर, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करना इजी है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिमूव करना इजी है, यहाँ से कि यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना इजी है ना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सपोज इतना बड़ा शेल नहीं है, इतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब आपने सोचो कि अगर आपके पास न्यूक्लियस ऐसे है और आपके पास ये और ये, तो यहाँ से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी है एज कम्पेयर टू, मैं 4 कर देती हूँ, 4 पे जो है वो मुश्किल है, ठीक है। मतलब फिफ्थ से इजी है, फोर्थ से जो है वो
मुश्किल है। सिमिलरली आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल से जो रिमूव करना और भी ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने सेकंड शेल तक ही है, तो उसको और भी ज़्यादा रिमूव करना मुश्किल है। रिमूव हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ही होगा, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूक्लियस जो है वो ये है और फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब कि जितना बड़ा, अब देखो यहाँ से यहाँ हमने पढ़ा एटॉमिक साइज क्या होता है, जहाँ तक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है ना, देखो यहाँ पे आपके पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है फिफ्थ शेल में, तो इट इज डिस्टेंस कैसा है, काफी ज्यादा है। यहाँ पे फोर्थ शेल में तो इसका डिस्टेंस कैसा है, फिफ्थ से कम है, इसमें उससे भी कम है, इसमें उससे भी कम है, और इसमें सबसे कम है। तो क्या पढ़ा हमने कि जो एटॉमिक साइज है जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना दूर होगा आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटरमोस्ट शेल से ही रिमूव होते हैं, ये ऑलवेज रिमेंबर। देखो समझो कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल है 1 2 3 4, इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है फिफ्थ, ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है 1 2 3 4, इसका फोर्थ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उसको हम आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं, ठीक है। इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो थर्ड आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल। और इसका कौन है, सेकंड 1 2, यहाँ 1 2 3 है, तो ये सेकंड आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल, इसको सेकंड बोलेंगे। इसका जो है फर्स्ट ही है, मतलब फर्स्ट में से सपोज हाइड्रोजन में एक ही शेल है, तो फर्स्ट हीलियम में एक ही है, तो फर्स्ट आउटरमोस्ट शेल होगा उसका, मतलब ये इसका फर्स्ट होगा, है ना, तो ये इसका आउटरमोस्ट शेल होगा, आउटरमोस्ट शेल। तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं है कि शेल जो है वो एक ही होगा। आउटरमोस्ट क्या है, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जब आपका प्रेजेंट होगा, जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो उसका जो है आउटरमोस्ट शेल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका साइज जो है बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है, इसका साइज सबसे बड़ा है ना, इसका साइज उससे छोटा है, इसका साइज इससे भी छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, और जितना साइज छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना मुश्किल है। तो हम बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद decreases with increase in size, increase in size of atom या atomic size of atom, ये चीज तुम्हें बेटा आनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब आपके पास जो है वो इसमें हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आ गया फैक्टर, वो है आपके पास बेटा नंबर 2 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, नंबर 2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, न्यूक्लियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से रिमूव करना मुश्किल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सोडियम के ही हम एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल। सोडियम का एग्जांपल लिया बेटा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो ये बन गया Na पॉजिटिव, है ना, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आपके पास क्या है, ये था आपके पास 1s2 2s2 2p6, और ये आ गया आपके पास 3s1, यहाँ आ गया 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब इसमें जो है वो चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो है आपके पास 11 आपके पास जो है वो इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर भी 11 था, इसके ऊपर भी न्यूक्लियर चार्ज 11 है, बट इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 थे, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज 11, न्यूक्लियर चार्ज बोल दिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास 11 है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो कि क्या हो गया, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है विच इज फेस्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो किस में ज्यादा होगा। अब इसमें जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, इसमें इस वाले में कम है और इस वाले में ज़्यादा है, क्योंकि इसको जो है वो 11 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज को 11 पॉजिटिव चार्ज को 11 ही इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो
जो है अट्रैक्ट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है मुश्किल होगा। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हायर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए, मोर न्यूक्लियर चार्ज, ये हो गया। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है पॉइंट है दैट इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की यहाँ पे हम डेफिनेशन भी करेंगे बेटा क्या होती है, ठीक है, और उसका जो है वो भी करेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसको जो है वो शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ये न्यूक्लियस है, अब देखो यहाँ पे ये एक शेल, फिर आपके पास जो है वो सेकेंड शेल, फिर आपके पास जो है थर्ड शेल, ये ले लिया, और यहाँ पे एक और ले ली मैंने जिसमें आपके पास ये फर्स्ट शेल, चलो इसमें मैं जो है वो फोर्थ शेल भी बना देती हूँ सपोज, और यहाँ पे जो है मैंने ये बना दिया और यहाँ पे मैंने थर्ड शेल बना दिया। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये भी फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, दो अलग अलग के लिए मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या है कि इसमें आपके पास जो है वो ओके, इसमें आपको जो है क्या है कि अब यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पहले उसको समझो, फिर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है शील्डिंग, जैसे आप सनलाइट में चले हैं, कैसे चले, सनलाइट में, सनलाइट को आप अब शेड करता है, तो आप घर के अंदर बैठे हैं तो आपकी दीवारें आपको जो है स्क्रीन करती हैं फ्रॉम सनलाइट, है ना, या आपको जो है शेड करती हैं फ्रॉम सनलाइट, या शील्ड करते हैं फ्रॉम सन, या आप बाहर चले तो आप छाता ले लेते हैं, तो दैट छाता क्या करता है, शील्ड कर रहा है आपको फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सिमिलरली हमें आयोनाइजेशन थेरेपी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से यहाँ से निकालना है आउटरमोस्ट शेल से, इसका फोर्थ आउटरमोस्ट शेल है, इसका जो है वो थर्ड आउटरमोस्ट शेल है। तो अब इसके बीच में जो है आपको पता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट शेल में, 2 सेकंड में होंगे 8 और थर्ड में भी कितने होंगे 8। ठीक है, तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन, सोडियम की नहीं बनी है, पोटेशियम की बनी, किसकी बनी, पोटेशियम की बनी है। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ले रहे तो ये बन गई सोडियम की 2 और ये 8 और ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने, मतलब इसमें बाहर वाले में 1 है और अंदर जो है इतने। तो अब देखो आपके पास ये सपोज आपके पास पोटेशियम की है और ये आपके पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, साइज एंड वो सब। तो अब एक देखो इसमें क्या है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन कर रहा है अट्रैक्ट, आपकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसको मतलब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो ये जो है ये भी अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस को का जो एक्चुअल इफेक्ट है, जितना पॉजिटिव चार्ज इस बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पे पहुंचना चाहिए वो उतना नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सिमिलरली इस पे आ जाइए, अब इसमें जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, 2 8 और 10, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, मतलब क्या है ये कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ outermost shell which from the force of attraction of nucleus, that is known as a screening effect। क्या है ये, it is a force of attraction felt by the outermost electrons। outermost electron is known as a screening effect और effective nuclear, मतलब इसको हम मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। हम पहले स्क्रीनिंग तो समझ गए ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ या शील्डिंग ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स बाय द inner electrons present in multi electron species is known as a screening effect। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं आपकी न्यूक्लियर, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो आपने समझ लो, यहाँ पे आपने जो है तीन लेयर्स लग गई हैं, यहाँ पे 2 लेयर ही लगी हैं, तो 2 लेयर जो है उतना शेड नहीं कर पाती है जितना कि 3 करेंगी, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इट डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम यहाँ करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज अ actual charge felt by the outermost electrons is known as the effective nuclear charge। मतलब एक्चुअल कितना एक्चुअल चार्ज जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। अब न्यूक्लियस के ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 पॉजिटिव चार्ज फील नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो उसको जो है बीच वालों को जो है वो अट्रैक्ट करने में लग गया, तो बाहर पहुंचते पहुंचते कम ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपने जो है वो 3 चदरें लगा दी सन से बचने के लिए, तो सबसे ज़्यादा सनलाइट जो है वो टॉप पे लगेगी, उससे छन के आएगी तो थर्ड चद्दर पे लग जाएगी, उससे छन के आएगी तो फिर 4th पे लगेगी। तो यही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, दूर है न्यूक्लियस के, जिसके पीछे जो दीवारें लगी हुई हैं, जो आपके शेल हैं जिसके नीचे क्या लगी हुई है, दीवारें लगी हुई हैं, जो उस चार्ज को क्या करता है, स्क्रीन करता है। तो जो एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय योर इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो बेटा हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जेड इफेक्ट, EF लिखते हैं। जेड इफेक्ट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है वो मैं बताती हूँ। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को बेटा हम S से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज को जो है हम Z से डिनोट करते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, Z माइनस S, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब बेटा आपके पास क्या है कि जैसे कि आपके पास जो है वो ये तो पता है जितना टोटल चार्ज आपके पास न्यूक्लियस के पास होगा वो आपके पास टोटल चार्ज हो गया है ना। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट S जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कितना जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके। तो ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टाइप ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, किस पे है ये हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने ज्यादा होंगे उतना इफेक्ट ज्यादा होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन S में कितने हैं, 10 में, मतलब सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ है, अभी बता देती हूँ, S का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है जो S में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दे आर एक तो कैसे हैं, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो ज़्यादा उनका जो है वो शील्डिंग है एज कम्पेयर टू P, एज कम्पेयर टू योर D, एज कम्पेयर टू योर F। ठीक है, तो इस तरह से आगे आएंगे हमारे पास। तो ये है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो मतलब ये डिपेंड करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इनर इलेक्ट्रॉन्स में भी किस तरह के टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, किन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपके पास आ गया बेटा आपका जो है वो आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, और उसको जो है अब इसमें जो है देखो, अब जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग करेगा उतना, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उतना ही वो कैसा होगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा आपके पास जो है वो क्या होगा, क्या बताया मैंने, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो हायर द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम जो है, लेसर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपने करना है, ये इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है। उसके बाद आपके पास आ गया बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, नंबर 4 है आपके पास। पेनिट्रेशन इफेक्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट, अच्छे से करना है इसको बेटा, थोड़ा मैं स्लो चल रही हूँ, रोज का रोज पढ़ना है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ताकि वे समझ आ जाए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी इनऑर्गेनिक बेस्ड है। पेनिट्रेशन इफेक्ट
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ पे फिर मैं ये चीज़ें नहीं समझाऊंगी, तो आपने यहाँ पे समझ लेनी है अच्छे से। मतलब ये समझ लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। उस पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, द आयोनाइजेशन थेरेपी इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन, मतलब कितने क्लोजली फाउंड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कितने क्लोजली जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है कितनी है, उतना ज़्यादा जो है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, तो उतनी ही हायर आपकी जो है वो पेनिट्रेशन, जो क्या बोलते हैं उसको, हायर आयोनाइजेशन थेरेपी होती है, ठीक है। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो एस ऑर्बिटल्स है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस। जो आपके जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो एस इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोज है, देखो पी उसके बाद है, डी उसके बाद है, एंड एफ उसके बाद है, ठीक है, जो मर्जी हो। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ पी, देन दैट ऑफ डी, देन दैट ऑफ एफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना फ्रॉम एस, मतलब दे आर मोर क्लोजली टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इसमें से इजी है, इसमें सबसे इजी, इसमें और भी इजी, ठीक है। तो मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट से उल्टा होती है आयोनाइजेशन थेरेपी। तो आयोन ये हो गया आपके पास पेनिट्रेशन मतलब हाउ मच क्लोज टू द न्यूक्लियस, है ना। तो ये होगी आयोनाइजेशन थेरेपी। तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो एस के लिए जो है वो इट इज मोर क्लोजली टुवर्ड्स, तो आयोनाइजेशन थेरेपी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी, है ना। पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की उससे कम, तो सेम ट्रेंड में ही आपके पास जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम जो है वो ये करेंगे। आगे आपके पास है, अब ये तो हो गया आपके मोर इफेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड्स है, पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन थेरेपी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो फिफ्थ आपके पास आ गया आयोनाइजेशन थेरेपी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि जो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास जो है वो जब मतलब आपको पता है कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा तो आपकी जो आयोनाइजेशन थेरेपी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। बट कई बार बीच में जो है वो आयोनाइजेशन थेरेपी सडनली इंक्रीज हो जाती है, सडनली डिक्रीज होती है। जब भी आपके पास जो है वो ट्रेंड में कुछ भी गड़बड़ आई, तो दैट मीन्स कि वो पक्का जो है वो आयोनाइजेशन थेरेपी की वजह से होगा, क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, इनकी जो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन थेरेपी वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आयोनाइजेशन थेरेपी, ठीक है। डेल्टा आई एच भी बोलते हैं जिसको, डेल्टा एच आई एच, तो ये ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है, जैसे आपके पास नोबल गैसेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास नोबल गैसेज की बात करते हैं, तो नोबल गैसेज में देखो क्या है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वो है NS2 NP6। अब देखो ये फुली फील्ड है, इसमें आपके पास P की तीनों ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें जो है सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, हमने पढ़ा ये चीज़, और इसमें भी फुली फील्ड है। तो जब आपके पास एक स्टेबल चीज़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये हाफ फील्ड में। सिमिलरली देखो आपके पास बेरिलियम का एग्जाम्पल लेते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और आपके पास मैग्नीशियम की जो है वो भी कैसी है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो इसमें भी आपके पास जो है 2s फुली फील्ड है, यहाँ भी 3s फुली फील्ड है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बिट हायर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये पहले ये हो गई, नंबर 2 ये हो गई, नंबर 3 जो है आपके पास नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ भी आपके पास क्या है, 3 ऑर्बिटल कैसी है आपकी सिमेट्रिकल, ज़्यादा सिमेट्रिकल है। कैसी है ये, मोर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जो है हमने पढ़ा कैसी होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती है ना ज़्यादा स्टेबल। तो इस तरह से हमने ये करना है, ठीक है ना। फॉस्फोरस के लिए भी किया जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इसका फॉस्फोरस का जो है वो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ जाएगा 3p3। देखो जरा
15 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 15 और इसका 7 है। तो यहाँ भी देखो p ऑर्बिटल जो है वो कैसी है, हाफ फील्ड है, बाकी तो सभी फुली फील्ड है, पर लास्ट वाले क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लास्ट वाले से रिमूव होते हैं तो हम लास्ट वाले को ही देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास हमने पढ़ना है बेटा, कहीं जब भी आपके पास आयोनाइजेशन थेरेपी के बारे में पूछते हैं कि किसकी इसमें क्यों ज़्यादा है, इसकी क्यों कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी द whether they are whether they are not they aren't half filled or fully filled. If they are, then you can say कि ये half filled है और इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए जो है वो इनकी आयोनाइजेशन थेरेपी जो है हाई होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर आयोनाइजेशन थेरेपी। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमने देखना है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी इन अ पीरियड, variation of ionization enthalpy in periodic table, और उसमें देखेंगे in the period या along the period भी बोल सकते हो, ठीक है, along the period। अब इसमें मैं आपको एक मतलब वो देती हूँ, पीरियड में पूरा एक पीरियड लिखती हूँ, थर्ड पीरियड के बाद सेकंड पीरियड में हम लिखेंगे पहले। जैसे आपके पास लिथियम है बेटा, लिथियम, फिर आपके पास बेरिलियम है, फिर आपके पास बोरोन है, देन कार्बन है, देन नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, एंड देन योर नियोन है। नियोन्स तो स्टेबल है, क्योंकि तो हायर हायर होती है ना। तो लिथियम की जो मैं आपको बताती हूँ, लिथियम की जो है 520 किलो जॉल्स पर मोल है, इसकी 899 किलो जॉल्स पर मोल है, इसकी 801 है, और कार्बन की जो है वो 1086 है, नाइट्रोजन की जो है वो 1402 है, फिर ऑक्सीजन की इतनी है, फ्लोरीन की 1618 है, और इसकी 2080 है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम अलोंग द पीरियड साइज जो है इसको छोड़ दीजिए, साइज जो है वो डिक्रीज करता है, साइज के ऊपर जो है सारी प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है, तो आपको साइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो अभी हमने पढ़ा साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो हायर होगी, ठीक है ना। तो डिक्रीज कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो हाई होगी, आयोनाइजेशन थेरेपी जो है क्या होगी, हाई होगी। बट देयर इज आप अभी देखो इस ग्राफ को मैंने इसीलिए लिखा है, इसलिए जो आपके डाटाज लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास देयर इज अगर बीच बीच में देखते हैं तो आपके पास क्या है, चेंजिंग। जैसे कि बेटा आप देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो 520 से गया 800 इंक्रीज हो रहा है, फिर आपके पास यहाँ भी 899 थी पर यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, वो एक्चुअल ट्रेंड नहीं है जैसे होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास इंक्रीज हुई, फिर आपके पास यहाँ डिक्रीज हो गई, उसके बाद इंक्रीज। तो क्या ऐसा क्यों हुआ, ये आपके पास जो है बेटा इसका ये इसलिए है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है, मतलब फर्क है। देखो जरा, इन केस ऑफ आप बोरोन एंड बेरिलियम को देखो, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 4 एटॉमिक नंबर है, तो ये आ गई 1s2 2s2 है ना। और अब इसकी जो है वो ज़्यादा हो गई, लिथियम की थी 1s1 और 1s1 2s1, तो इसमें देखो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, तो इसकी एनर्जी जो है बेरिलियम की थोड़ी सी हाई होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और खुद हाई होगी आयोनाइजेशन थेरेपी, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो है वो फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, 2s ऑर्बिटल लिख देते हैं, 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपके पास जो है वो बोरोन में देखो कम आ गया, अब यहाँ से चलो तो इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे बिट हाई हुई, तो क्यों हाई, ड्यू टू फुली फिल्ड। अब बोरोन में जाते हैं तो 5 है, तो यहाँ पे 1s2 2s2, अब 2p1, अब ये बेचारा लूजली बॉन्डेड है 2p में, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड किस में होते हैं, इस s में ज़्यादा होते हैं p में, तो इसलिए जो है वो इसकी आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो कम हुई एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है। सिमिलरली आपके पास देखो नाइट्रोजन की ज़्यादा आ गई, तो नाइट्रोजन की 7 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये कैसी हो गई, हाफ फिल्ड कैसी हुई है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना, हाँ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें ये जो है ये इनमें भी क्या होगा, हाई आयोनाइजेशन थेरेपी,
इसलिए ऑक्सीजन की वजह से थोड़ी कम है, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है वो फुल इक्विड ऑर्बिटल नहीं है। हमने पढ़ा था उस दिन भी कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हुई तो रिपल्शन शुरू हो जाएगी इंटरइलेक्ट्रॉनिक, तो रिपल्शन हो गई तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा, तो उसमें जो है वो फिर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो साइज से अपोजिट है। साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन थेरेपी कम है, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ें जो है देखी। उसके बाद हमारे पास है वेरिएशन डाउन द ग्रुप। जो बी आपके पास आ जाएगा वो क्या है, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। नीचे को जब हम चलते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप, इसमें भी बीच बीच में आपको चेंज मिलेगी, बट अदरवाइज जो है वो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि आपको ये पता है, हमने पीछे पढ़ा कि जो एटॉमिक साइज है दैट क्या करता है, वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटाशियम फिर रुबीडियम फिर सीजियम, है ना, यहाँ तक करते हैं। तो एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम जो है 520 जो है वो इसका मतलब आयोनाइजेशन थेरेपी बोल सकते हैं हम। आयोनाइजेशन थेरेपी इतनी किलो जॉल्स पर मोल है, ये किलो जॉल्स पर मोल, तो इसकी जो है वो 496 है, इसकी 419 है, इसकी 403 है और इसकी 374 है। तो क्योंकि इसमें जो है साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, साइज जो है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। एक शेल हमने पढ़ा था, साइज जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज साइज, है ना। तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज। आयोनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ये हमेशा याद रखना है तुमने, ठीक है। और साइज के ऊपर आयोनाइजेशन थेरेपी डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन थेरेपी के जो है उसके ऊपर मेटेलिक करेक्टर, उसका जो है वो कैसा बिहेवियर होगा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है वी शुड क्लियर अबाउट द, we should be clear, it should be clear to you, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी क्लियर, ओके। दूसरा आपके पास आ गया बेटा वेरिएशन इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी। ये देख लेते हैं हम वेरिएशन कैसे करती है, ठीक है। तो आपके एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, आपको पता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पढ़ी थी, है ना। तो जैसे बेटा हमारे पास जो है एक जो करते हैं उससे लिथियम है, आपके पास कैसा है लिथियम, वेरिएशन इन, ऐसे कर लेते हैं पहले, वेरिएशन इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। इसमें देखो आपके पास जो है वो जैसे मेटल है, ठीक है, ये मेटल है गैसियस फॉर्म में, इसमें से हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है रिमूव करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला बेटा आपके पास क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी, है ना। मैंने आपको बताया था इसको डेल्टा IH1 भी बोल सकते हैं या IE1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ योर, हम अगर हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ा था, इसके लिए हम सीधा एग्जाम्पल करेंगे अब, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात करते हैं, लिथियम गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो 1 पॉजिटिव जो है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी जो है IE1, और मैंने क्या बोला था इसको डेल्टा IH भी बोलते हैं, H1, है ना। तो ये आ गया 577 किलो जॉल्स पर मोल, ओके। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, अब देखो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 1s2 आ गया, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, अब स्टेबल हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। अगर मैंने लिथियम से लिथियम 2 पॉजिटिव बनाना है तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है देनी पड़ेगी, तो जो हमारे नॉर्मल रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए जो है लिथियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो नहीं बनता है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना। तो 7298 किलो जॉल्स मोल एनर्जी लगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये आपकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी की जो है गलत हो, मतलब नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बहुत हाई है तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली हमने एल्यूमिनियम से निकालना है, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव निकला, पहले 1 बना, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी IE1 जो है वो है 577 किलो जॉल्स पर मोल,
ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, अब ये बन गया 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ऊपर वाले से ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो देख लीजिए डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा होगी, इतने किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। फिर आपके पास जो है, अगर हमने जो है वो 3 पॉजिटिव बनाना है, तो थर्ड आयनेशन एनर्जी जो है वो ये सेकेंड 2 आएगा, जो है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये IE3 इज इक्वल टू कितना, 2758 किलो जॉल। तो हमेशा याद रखो कि जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन थेरेपीज हैं वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो हायर होती हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। अलॉन्ग द, तो वो फिर डिपेंड करता है आपके पास की अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग द वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे जो है वो मतलब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास हायर मतलब जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपीज हैं वो हमेशा हायर होती हैं फ्रॉम द फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास लिथियम है, लिथियम की जो मैंने यहीं पे कर लेते हैं, लिथियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी है वो बेटा ये है 577, बहुत कम है, 577 है, 5020 है ये, ठीक है। अब लिथियम की सेकंड आपने देखा 7298 किलो जॉल्स है, राइट। अब हम सिमिलरली अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, मतलब इसको बेरिलियम के साथ कंपेयर करते हैं, बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी है बेरिलियम की, दैट इज हायर देन दैट ऑफ योर लिथियम। फर्स्ट इट इज इक्वल टू 899, ये इससे हायर है, ठीक है। बट अब देखो इसमें जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है निकल गया, तो इसके पास अब चाहे चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा हो गया, बट इसकी जो इलेक्ट्रॉन, जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, मतलब वो एक ही है, तो उसको रिमूव करना जो है वो एज कम्पेयर टू लिथियम जो है वो आसान है, क्योंकि उसकी स्टेबल भी थी और चार्ज भी ज़्यादा था। तो इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी है बेरिलियम की, दैट इज ये बन गया Be2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो एज कम्पेयर टू लिथियम जो है वो बहुत कम है, मतलब ये है 1758 किलो जॉल्स पर मोल, और वो थी 7298 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरह से हमारे पास डिपेंड करता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, वो सारे क्राइटेरिया। जब भी आपको जो है ऐसा है ना कि इसके फर्स्ट क्यों ज़्यादा है, इसके सेकंड क्यों ज़्यादा है, just write down the electronic configuration, try to find out whether there is some kind of रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब दैट इज योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, है ना। तो वही आपके पास जो है रीज़न इसके पास होगा, ठीक है। तो इतना हमने बेटा, मैंने पूरा 1 घंटा आपको आयोनाइजेशन थेरेपी के को समझाने में लगाया, इसलिए लगाया कि तुम इसको अच्छे से पढ़े, और हम जो है वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे वो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम फिर मिलते हैं।